हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। अब सरफेस केमिस्ट्री में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कहते हैं कैटेलाइसिस। ठीक है, अब ध्यान देना, बहुत आसान है ये टॉपिक, कैटेलाइसिस। तो कैटेलाइसिस किसको कहते हैं, कैटेलिस्ट क्या होता है, तो ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक, अब देखो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे एक रिएक्शन है, पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज हो रहा है और बना रहा है पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। अब ध्यान देने की बात है कि पोटेशियम क्लोराइड जब पोटेशियम क्लोराइड और डाई ऑक्सीजन बनाता है तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे बहुत स्लो होती है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होता है रूम टेम्परेचर पे। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा भी देते हैं तो रिएक्शन का रेट स्लो होता है। तब हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। जब इस रिएक्शन को हम मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो यहां तक कि 473 से 633 केल्विन तक अगर टेम्परेचर हो तो भी ये रिएक्शन बहुत तेज होने लगती है। ध्यान से सुनो, जब ये रिएक्शन हम रूम टेम्परेचर पे कराते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो भी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। लेकिन अगर हम इसको मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो रिएक्शन तेज हो जाता है, यहां तक कि लो टेम्परेचर जो कि 473 से 633 केल्विन पर भी अगर ये रिएक्शन कराएं तो रिएक्शन क्या होती है, तेज होने लगती है। यानी ऐसे कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बढ़ जाता है। तो ऐसा क्या हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। तो ध्यान देने की बात है, ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है यही तो कैटेलिस्ट है। कैटेलिस्ट क्या करता है, कैटेलिस्ट वो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है लेकिन खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। सपोज करो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे थे, अचानक से पापा आ गए, पापा को देख के बच्चे पढ़ने लगे। अब पापा देखो पढ़ाई में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे लेकिन उसका असर बच्चों पे दिख रहा है, तो पापा क्या है, पापा कैटेलिस्ट है बेटा। पापा क्या हो गए, हमारे कैटेलिस्ट हो गए। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले जो कैटेलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो एक साइंटिस्ट थे बर्जेलियस, उन्होंने एक कैटेलिस्ट को नाम दिया फॉरेन सब्सटेंस। क्या बोला कैटेलिस्ट को, फॉरेन सब्सटेंस। और ये भी बोला कि कैटेलिस्ट जो काइनेटिक ऑफ रिएक्शन होता है यानी रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको बढ़ा देते हैं। तो यहां से डेफिनेशन हमने कंक्लूड किया, सब्सटेंस इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट गेटिंग कंज्यूम। वो सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है उसको कैटेलिस्ट कहते हैं, और उस रिएक्शन में वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, कंज्यूम नहीं होता, ना ही उसका ना ही मास कम होता, कुछ भी उसका कम नहीं होता, उसमें पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन कंज्यूम नहीं होता। सब्सटेंस इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट गेटिंग कंज्यूम, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैटेलिस्ट कहते हैं। और प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो प्रोसेस को कैटेलाइसिस बोलते हैं। बात समझ में आई, जैसे पापा खुद नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन पापा के आने से बच्चों की पढ़ाई की स्पीड बढ़ गई, तो पापा क्या है, कैटेलिस्ट हैं। क्यों, क्योंकि पापा पढ़ाई में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं लेकिन पापा की वजह से बच्चे पढ़ने लगे, तो पापा क्या हो गए हमारे, कैटेलिस्ट। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या, ये स्पेसिफिक होता है। मतलब क्या, जैसे इस रिएक्शन के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटेलिस्ट है, तो अब इस रिएक्शन के लिए जैसे मान लो हैबर प्रोसेस में हम अमोनिया बनाते हैं, तो इस रिएक्शन के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड नहीं होगा, कैटेलिस्ट कौन होगा, आयरन होगा। तो ये स्पेसिफिक होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। डू नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम, यानी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता, एंथैल्पी चेंज पे कोई प्रभाव नहीं डालता। तो यही मेनली तीन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पेसिफिक होता है, इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता, डेल्टा एच पे कोई प्रभाव नहीं डालता। ठीक, अब देखो एक सब्सटेंस होता है कैटेलिस्ट, वो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, और एक और होता है जो कैटेलिस्ट के रेट को बढ़ा देता है, कैटेलिस्ट के एक्टिविटी को इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक, अब जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन यही से ले लेते हैं, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। बैलेंस तो कर लेते हो आप। ठीक, अब देखो इसमें जो कैटेलिस्ट है वो है आयरन। कैटेलिस्ट कौन है, आयरन है। अब
जो आयरन की एक्टिविटी को इनहेंस कर देगा। क्या लिखा है? इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो आयरन क्या है? तो आयरन कैटलिस्ट है, लिख देता हूं मैं, आयरन है कैटलिस्ट। अब आयरन की एक्टिविटी को जो बढ़ा देगा उसको बोलेंगे प्रमोटर। तो मोलिब्डेनम क्या है? प्रमोटर है। तो प्रमोटर्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच enhance the activity of catalyst। उसको हम कहते हैं प्रमोटर। प्रमोटर वो होता है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इनहेंस कर देता है, उसको प्रमोटर कहते हैं। और इसका उल्टा एक होता है जिसको पॉइजन कहते हैं। ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को स्लो कर देता है। इसका यूज कभी कभी क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाए, या बहुत तेज हो गई ये रिएक्शन तो स्लो हो जाए। पॉइजन के एग्जांपल क्या ले सकते हैं? आर्सेनिक ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकते हैं। ठीक, तो प्रमोटर वो होता है जो रेट ऑफ, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। और पॉइजन वो होता है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा देता है। बात समझ में आई? तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कैटलिस्ट के बारे में। बिल्कुल आसान। कैटलिस्ट वो केमिकल सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है लेकिन उसमें कंज्यूम नहीं होता। ठीक, तो अब देखते हैं इसके टाइप्स क्या है, कैटलिस्ट के क्या क्या। पहला जो टाइप है उसको कहते हैं होमोजीनस कैटलिस्ट। नाम से ही लग रहा है, होमो का मतलब सेम होता है। अब होमोजीनस में क्या होता है? जो कैटलिस्ट होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तीनों सेम फेज में होते हैं। मतलब क्या है? सॉलिड है तो सॉलिड होगा, गैस है तो गैस होगा, लिक्विड है तो लिक्विड होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसी को क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। यहां देखो, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, ये भी गैसियस फॉर्म में है। ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है, कैटलिस्ट भी गैसियस फॉर्म में, और प्रोडक्ट भी गैसियस फॉर्म में है। तो हम इसको क्या कहेंगे? होमोजीनस कैटालिसिस। बात समझ में आया? होमोजीनस कैटालिसिस में क्या होता है? कैटलिस्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कैटलिस्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तीनों सेम फेज में होते हैं, तो हम इसको कहते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। जैसे देखो सब गैसियस फेज में है। अगला क्या है? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? कैसे ही होता है। तो इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक, ए से सी पे जा रहा है। अब बीच में अगर कोई इंटरमीडिएट बनेगा तो ये स्टेबल नहीं होगा जब तक प्रोडक्ट ना बन जाए। क्यों? क्योंकि जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं तभी तो नए बॉन्ड बनते हैं। तो जब प्रोसेस होता रहेगा बीच में, तो वो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा। बात समझ में आई? कोई भी चीज स्टेबल कब नहीं होती? जब उसके पास एनर्जी ज्यादा होती है। तो जब इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी तो कम स्टेबल होगा। एनर्जी जैसे जैसे कम होगी, प्रोडक्ट बनेगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो जो इंटरमीडिएट होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, तो पहले स्टेप में क्या होता है? देखो, ये जो हमारा ये रिएक्शन है, पहले स्टेप में क्या होगा? जो ये NO है, जो कैटलिस्ट है, वो एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। ठीक, तो NO ने किससे रिएक्शन किया? ऑक्सीजन से। और क्या बनाएगा? एक इंटरमीडिएट बनाएगा। अब कैसी रिएक्शन होती है? फास्ट रिएक्शन होती है। पहले क्या होगा कि जो हमारा कैटलिस्ट है NO, वो एक रिएक्टेंट से रिएक्शन करेगा और NO2 बनाएगा, जिसको हम कहेंगे कि ये इंटरमीडिएट है। दूसरे स्टेप में क्या होगा? ये जो इंटरमीडिएट बना है NO2, ये दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन करेगा और बनाएगा प्रोडक्ट। ठीक, अब देखो, जो NO यहां यूज हुआ था वो एज इट इज हमको मिल गया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होता है, रिएक्शन में एज इट इज रहता है। एक बार और समझो, ये एक रिएक्शन है, इसमें देख रहे हो होमोजेनियस कैटलिस्ट शो हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब पहले स्टेप में क्या हुआ, यहां लिख देता हूं। पहले स्टेप में क्या हुआ? देखो, जो NO है यहां पे, वो एक रिएक्टेंट से रिएक्शन कर रहा है, कर लिया इसने। ठीक, क्या बनाता है? 2NO2। ये एक इंटरमीडिएट है। अब इंटरमीडिएट की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है इसलिए कम स्टेबल होता है। दूसरे स्टेप में क्या होगा? ये NO2 दूसरे रिएक्टेंट यानी सल्फर डाइऑक्साइड, इससे रिएक्शन करेगा और बनाएगा SO3, और यही हमारा प्रोडक्ट है। और क्या बनाएगा? NO बनाएगा, और ये हमारा कैटलिस्ट है।
तो हमने क्या देखा कि जो कैटलिस्ट यहाँ पे यूज हुआ था वो उसी फॉर्म में वापस आ गया। इसीलिए बोलते हैं कि कैटलिस्ट आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बट डज नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन। इतना बात समझ में आ गया? अब देखो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, दूसरा है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है? ऑब्वियस है कि कैटलिस्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिफरेंट फेज में होते हैं। जैसे NO2 प्लस 3S2 gives 2NS3। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस किसको कहते हैं समझो। अब ये गैस है, हाँ भाई गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट का यूज करते हैं। ये क्या है? सॉलिड है। तो ऐसे कैटलिस्ट, ऐसे कैटालाइसिस को हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। अब इसमें जो कैटलिस्ट होता है जनरली सॉलिड होता है, ठीक। अब इसमें कैटलिस्ट क्या होता है? जनरली सॉलिड। और रिएक्टेंट क्या होते हैं? गैसियस स्टेट में होते हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है जो हमने पढ़ा है, उसको हम क्या कहते हैं? एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक। बात समझ में आई? यहाँ पे जनरली जो कैटलिस्ट होता है वो सॉलिड होता है, ठीक। अब सॉलिड का सरफेस होता है और जो रिएक्टेंट होते हैं वो गैस होता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? एड्सॉर्प्शन हो रहा है। और हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस क्या होता है? जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सेम फेज में नहीं होते। तो सेम फेज में नहीं होंगे तो बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, और अगर सेम फेज में होंगे तो बोलेंगे होमोजीनियस कैटालाइसिस, ठीक। अब देखते हैं हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस का मैकेनिज्म कैसे होता है। बात समझ में आई इतनी आपको? अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो हम बात कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, तो उसमें दो पढ़ना है। पहला है एड्सॉर्प्शन थ्योरी, बहुत आसान है। देखो क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट हैज फ्री वैलेंसी। मान लो हम मान रहे हैं ये सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट है, ठीक। इसके पास फ्री वैलेंसीज है। फ्री वैलेंसीज का मतलब क्या होता है? तो फ्री वैलेंसीज का मतलब होता है एम्प्टी डी ऑर्बिटल, ठीक। तो जो सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट है, ये क्या है? सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, ये क्या है? फ्री वैलेंसीज, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट हैज फ्री वैलेंसी। अब क्या करता है? विच प्रोवाइड्स साइड्स फॉर केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये क्या करता है? साइड का मतलब होता है खाली जगह। ये साइड्स प्रोवाइड करता है किसके लिए? केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके लिए? केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझते जाना, बहुत आसान है। अब केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। द रिएक्टेंट आर एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। अब रिएक्टेंट जो है वो क्या होगा? रिएक्टेंट एड्सॉर्ब हो जाएगा किसके सरफेस पे? सॉलिड कैटलिस्ट के। बात समझ में आ रही है? सॉलिड कैटलिस्ट के। The reactant are adsorbed on the surface of solid catalyst which result in weakening of the bond of reactant। जिससे क्या होगा? जो रिएक्टेंट के बीच बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। अब जब रिएक्टेंट के बीच बॉन्ड वीक होगा, दैट द न्यू बॉन्ड कैन बी इजिली फॉर्म। उसका रिजल्ट क्या आएगा? कि न्यू बॉन्ड आराम से बन जाएगा, ठीक। इससे क्या होगा? न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक बार और समझो, बहुत आसान है यार। कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट हैज फ्री वैलेंसी। ये सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट है, इसके पास फ्री वैलेंसी। तो फ्री वैलेंसी का मतलब क्या होता है? तो फ्री वैलेंसी का मतलब होता है एम्प्टी डी ऑर्बिटल। इसके पास खाली डी ऑर्बिटल होता है। According to this theory, the surface of the catalyst having free valency which provides sites for chemical force of attraction, जो कि जगह देता है किसके लिए? केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए, यानी बॉन्ड को बनाने के लिए, ठीक है। द रिएक्टेंट आर एडसॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। रिएक्टेंट जो है वो सॉलिड के सरफेस पे क्या होते हैं? एडसॉर्ब हो जाते हैं।
जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड के सरफेस पे क्या होते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं, विच रिजल्ट इन वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड ऑफ द रिएक्टेंट। अब इसका परिणाम क्या होता है, जो रिएक्टेंट है उसके बीच जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, सच दैट ऐसे होता है द न्यू बॉन्ड्स कैन बी इजिली फॉर्म, ताकि नया बॉन्ड आसानी से बन सके, फॉर्म हो सके। ठीक, बहुत आसान है, इसमें थ्योरेटिकल चीज है, जिसको आप स्टेप वाइज समझोगे तो आसान लगेगा, और जहां बहुत ज्यादा टिपिकल करोगे तो टफ हो जाएगा। क्या है भैया, बोलता है कि एक सरफेस होता है कैटलिस्ट का, उसके पास फ्री वैलेंसी होती है जो कि जगह देता है, साइड्स प्रोवाइड करता है, किस लिए, केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी बॉन्ड के लिए। अब ये क्या करता है, जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड के ऊपर एड्सॉर्ब होते हैं, जिससे उनका बॉन्ड वीक हो जाता है, और जब बॉन्ड वीक हो जाता है तो वो क्या होता है, इससे नया बॉन्ड आसानी से बन जाता है। तो ये पहला था एड्सॉर्प्शन थ्योरी, किसका मैकेनिज्म है, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से सुनो मेरी बात। जो सॉलिड सरफेस होता है, सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट होता है, उसके पास फ्री वैलेंसीज होती हैं। फ्री वैलेंसी जगह देता है किसके लिए, केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए, यानी बॉन्ड्स के लिए। अब क्या होता है, जो रिएक्टेंट होते हैं वो सॉलिड के ऊपर एड्सॉर्ब होते हैं, उसका रिजल्ट क्या आता है, जो रिएक्टेंट के बीच बॉन्ड होते हैं वो वीकनिंग हो जाते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं। जब वो कमजोर पड़ने लगेंगे तो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। ये पहला था, देखते हैं दूसरा क्या है। देखो बच्चों, मैकेनिज्म में जो दूसरा है उसको बोलते हैं मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। ठीक, दूसरा वाला क्या है, मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। अब सपोज करो ये कैटलिस्ट है, ठीक, इसके पास क्या है, फ्री वैलेंसीज है। ठीक, ये कैटलिस्ट है, इसके पास ये जो दिख रहा है ये क्या है, फ्री वैलेंसीज है। अब ये फ्री वैलेंसीज के साथ ये दो रिएक्टेंट है, ए और बी। इस फ्री वैलेंसीज के साथ एक टेम्पोररी केमिकल बॉन्ड बनाएगा, जो कि यहाँ आप देख सकते हो, एक टेम्पोररी केमिकल बॉन्ड बना लिया। अब अगर स्टेप वाइज समझना चाहो तो क्या है, डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, दिख ही रहा है डिफ्यूज हो रहा है सरफेस कैटलिस्ट के सरफेस पे। उसके बाद क्या होगा, एड्सॉर्प्शन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ये जो कैटलिस्ट का सरफेस है उस पे क्या होगा, एड्सॉर्ब हो जाएगा। दो चीजें हैं, ये कैटलिस्ट है, ध्यान से देखो, ये फ्री वैलेंसीज है, ये सारी क्या है, फ्री वैलेंसीज है। अब इस फ्री वैलेंसीज के साथ ये जो ए और बी दो रिएक्टेंट है वो टेम्पोररी केमिकल बॉन्ड बनाएगा। ठीक, अब जब टेम्पोररी केमिकल बॉन्ड बनाएगा, यहां देख सकते हो टेम्पोररी केमिकल बॉन्ड बना लिया है इसने। अब अगर इसको स्टेप वाइज समझोगे तो क्या बोलोगे कि पहले क्या हुआ होगा, डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। पहले डिफ्यूजन हुआ होगा रिएक्टेंट का किसके ऊपर, कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ होगा, एडसॉर्प्शन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। जो मॉलिक्यूल है वो कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या हुए होंगे, एडसॉर्ब हुए होंगे। ठीक, अब देखो तो उसमें क्या होगा, टेम्परेरी बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक, अब क्या होगा, केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस ऑन द सरफेस। यहां केमिकल रिएक्शन होगा, देखो एक बॉन्ड बन गया, केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस ऑन द सरफेस। उसके बाद क्या होगा, डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म। डिसॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्प्शन का उल्टा होता है, जो प्रोडक्ट है उसका डिसॉर्प्शन होगा, ये अलग हो जाएगा। और फाइनली क्या होगा, प्रोडक्ट विल गो अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट, और जो प्रोडक्ट है वो कैटलिस्ट से दूर चला जाएगा। बिल्कुल आसान है, एक बार और बताता हूं, ध्यान से सुनो। क्या बोल रहा है कि ये एक कैटलिस्ट है, पहले ध्यान से देखो, ये क्या है बेटा, एक कैटलिस्ट है। ठीक, इसके पास ये जो देख रहे हो ये फ्री वैलेंसीज है। चलो भैया ये फ्री वैलेंसीज है, कैटलिस्ट के पास ये क्या है, फ्री वैलेंसीज है। ये दो क्या है, रिएक्टेंट है, ए और बी क्या है, हमारा रिएक्टेंट है। अब होगा क्या, ये ए और बी कैटलिस्ट के साथ टेम्पोररी केमिकल बॉन्ड बनाएगा, टेम्पोररी। ठीक, हुआ कैसे ये होगा, पहले हुआ होगा डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। जब डिफ्यूजन हुआ होगा तो वो एड्सॉर्ब हो गए होंगे, एड्सॉर्प्शन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। ठीक है, और जब एड्सॉर्ब हुए होंगे तो कैसा बॉन्ड बना होगा, टेम्पोररी बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा। अब क्या होगा कि इसके बाद क्या होगा, केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस ऑन द सरफेस। अब सरफेस पे केमिकल रिएक्शन होगा,
हो गया केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने के बाद डिसॉर्प्शन होगा, जो कि एड्सॉर्प्शन का उल्टा होता है, यानी जो मॉलिक्यूल उस पे एड्सॉर्ब होगा वो उसको छोड़ के जाएंगे। तो डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड, यानी जो ये प्रोडक्ट बना है वो डिसॉर्ब हो जाएगा, वो क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। जब डिसॉर्प्शन होगा अब क्या होगा, फाइनली प्रोडक्ट विल गो अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट, जो प्रोडक्ट है वो कैटलिस्ट से दूर चला जाएगा। तो ये बेटा क्या है, मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। बहुत आसान है, वैसे तो ये सिलेबस में अब है नहीं, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक इससे रिलेटेड है। ठीक, बिल्कुल आसान है। इसमें मेन क्या समझना है कि कैटलिस्ट ये है, उसके पास फ्री वैलेंसी, ये मालूम होना चाहिए। अब ये फ्री वैलेंसी पे रिएक्टेंट अटैक करेंगे, टेम्पोररी केमिकल बॉन्ड बनेगा। कैसे बना होगा, पहले डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, उसके बाद क्या होगा, एड्सॉर्प्शन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, उससे क्या होगा, टेम्पोररी बॉन्ड फॉर्मेशन। और अब क्या होगा, केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस। देखो यहाँ टेम्पोररी बॉन्ड है, इसके बीच कोई बॉन्ड नहीं, यहाँ पे एक बॉन्ड है। ठीक, केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस। अब जब ये बन जाएगा तो इसका डिसॉर्प्शन होगा। डिसॉर्प्शन जो होता है वो एडसॉर्प्शन का उल्टा होता है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं तो एडसॉर्प्शन हो रहा है, अगर ये हट गया तो डिसॉर्प्शन। ठीक, अब डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोडक्ट विल गो अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट, जो प्रोडक्ट बना है वो कैटलिस्ट से दूर चला जाएगा। यही है मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए, नोट्स जरूर बनाइए। सीबीएसई ने ये टॉपिक हटा दिया है, लेकिन इसका आना ज़रूरी है क्योंकि जब आप एनसीईआरटी के थ्योरीज वगैरह करोगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा, क्योंकि कैटलिस्ट हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो ये ज़रूरी है, इसको ध्यान से पढ़ो। ठीक है, चलो, थैंक यू।